गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ये नेशनल रेल प्लान जो है वो ड्राफ्ट उसका जो कॉपी है वो पब्लिक डोमेन में रखी है कमेंट्स के लिए। तो दे आर प्लानिंग कि इसको हम जून जनवरी 2021 तक इसको फाइनल प्लान को रिलीज़ कर देंगे आफ्टर कंसल्टेशन फ्रॉम द पब्लिक एंड कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स। ठीक है। तो देख लेते हैं कि ड्राफ्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं और ये नेशनल रेल प्लान पहली बात तो है क्या। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली रेलवेज़ को कैसे प्रॉफिटेबल, कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जाए और कैसे ये हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक नेशन जो रेलवेज़ है वो कैसे पार्टनरशिप कर सकता है नेशनल ग्रोथ स्टोरी में, उसके लिए ये प्लान बनाया गया है। ठीक है। तो नेशनल रेल प्लान जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को देखने के लिए। बिजनेस और फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी भी रेलवेज़ की होती है, ये नेशनल रेल प्लान जो है उन सारे पैरामीटर्स को एड्रेस कर रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रेलवेज़ में जो फ्रेट का जो अभी शेयर सिर्फ 27% है, उसको बाय 2030 उसको 45% तक पहुंचाया जाए। ठीक है। अब इससे क्या होगा, क्योंकि जो रेलवेज़ है उससे सामान लेके जाना या फ्रेट लेके जाना सस्ता भी पड़ता है और दूसरा एफिशिएंट भी है। ठीक है। तो इसका जब शेयर बढ़ेगा तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है। अब आप सोचो कि ट्रक से सामान लेके जाएं, बहुत ज़्यादा ट्रक्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा फ्यूल का खर्चा होगा एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़ जो कि इलेक्ट्रीफाइड है। तो एक ही ट्रेन जो है, एक ही मालगाड़ी जिसको हम फ्रेट ट्रेन कहते हैं, वो कितना सारा सामान लेके चली जाती है। ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू जो रोड ट्रांसपोर्ट है, ये हमारी क्लाइमेट फ्रेंडली होती है रेलवेज़ को का फ्रेट यूज़ करना, फ्रेट ट्रेन को यूज़ करना। ठीक है। तो अगर हम जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो बिज़नेस हमारी जो इंडस्ट्री है वो अगर फ्रेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवेज़ का यूज़ करेगी, तो हमारी जो कंट्री में नेट कार्बन ज़ीरो कार्बन एमिशंस का जो हमारा टारगेट है हम उसके क्लोज पहुंचते रहेंगे। 2030 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस का जो टारगेट है उसको हम पूरा करने के लिए बहुत क्लोज पहुंचते रहेंगे। ठीक है। अब इस प्लान में ही उन्होंने कहा है कि अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटीज़ को कैसे बढ़ाया जाए और कमर्शियल पॉलिसी हमारी आने वाले टाइम में क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन की गई है इसमें। ठीक है। दूसरा कहा गया है कि जो स्पीड है फ्रेट ट्रेन्स की, अब खासकर फ्रेट ट्रेन्स को क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत डिले हो जाता है। ठीक है। बहुत इनडेफिनिट डिले भी हो जाता है कई बार, और कई बार क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेन को निकालने के लिए फ्रेट ट्रेन को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा उनकी स्पीड भी बहुत कम होती है, तो इन्होंने कहा है कि उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा करने की बात कर रहे हैं। जो अभी एवरेज स्पीड जो फ्रेट ट्रेन की हमारी 22 किलोमीटर्स पर आवर है, उस स्पीड को बढ़ा के ही 50 किलोमीटर्स पर आवर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। और जो रेल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है जो, ठीक है, उसको नियरली 30% तक कम किया जाए, ताकि हम जो कस्टमर्स हैं उनकी टिकट के प्राइस भी हम कम कर सकें। ठीक है। जब हमारी कॉस्ट की जो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी तो हम उसका बेनिफिट जो कंज्यूमर को भी दे सकें। ठीक है। और इसी प्लान के अंडर ही हमको आइडेंटिफाई भी करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आगे, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है रेलवेज़ की जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो कहाँ पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आने वाली है फ्यूचर में, उन सबको आइडेंटिफाई करके उन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स को ख़त्म करना है। ठीक है। अब एक और हमारा मोटिव है कि बाय 2024, विजन 2024 इनका मिशन है रेलवेज़ का, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाय द ईयर 2024 हमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है। मल्टी ट्रैकिंग करनी है कंजेस्टेड रूट्स की, कि सिर्फ एक ही रूट ना हो, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उस रूट पे तो सिर्फ एक ही रूट ना हो, और भी मल्टीपल रूट्स वहाँ पर बना पाएँ, ताकि जो है कंजेशन जो है ट्रैफिक की उसको कम की जा सके। ठीक है। स्पीड्स जो है उसको 160 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड करने की प्लान कर रहे हैं। दिल्ली टू हावड़ा, मतलब जो ये हमारा वेस्ट बंगाल, और दिल्ली टू मुंबई जो राउट्स हैं उन पर स्पीड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो बाकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल जो हमारे राउट्स हैं उन पर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात करने की बात को स्पीड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जितनी भी लेवल क्रॉसिंग्स हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट्स पर, उनको भी एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, ताकि स्पीड भी हमारी बनी रहे
और हमारी जो है टाइम कम लगे इन रूट्स पे, हमारी ट्रेन्स का जो लॉन्ग रूट्स की खासकर ट्रेन है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से एनविजन किए गए हैं कि बाय बियॉन्ड 2024 हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो रेलवेज़ के कौन कौन से हमें परसू करने हैं। ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो हमारा फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनको बनाने की बात कर रहे हैं। उसमें पेट सर्वे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब पेट सर्वे क्या होता है? प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्वे, ठीक है। ये जो मतलब कि कितनी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और ट्रांसपोर्टेशन का और मेथड्स क्या हैं, ये सारे जो सर्वे बेसिकली जो शुरू में सर्वे करना पड़ता है कि ये वाइबल भी है हमारा राउट की नहीं, वो सारा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी अंडर वे है और ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है ये, ठीक है। हाई स्पीड रेलवेज़ की बात कर रहे हैं कि दिल्ली टू वाराणसी हाई स्पीड रेलवे को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि उसके अभी हमने कुछ न्यूज़ टाइम पहले हमने न्यूज़ भी पढ़ी थी ना इसको, कि इसके लिए मोडेलिटीज़ चल रही हैं कि कैसे कौन कौन सी टेरेन आएगी। और एक लिडार टेक्निक आपने पढ़ा था, हमने पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया भी था इसमें प्रीलिम्स बूस्टर में ही। लिडार टेक्निक का यूज़ करके दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेलवेज़ का जो ये लिंक है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन कौन से वहाँ पर टेरेन कैसी है, और उसकी पूरी स्टडी लिडार टेक्निक के थ्रू की जा रही है जो कि लेज़र बेस्ड टेक्निक थी, ठीक है। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं बाय 2023 दिसंबर, और ट्रैफिक को जो है उसको इंक्रीज़ करने की बात भी कर रहे हैं। और 2030 के छोड़ो, बल्कि 2050 तक का प्लान इसमें देख रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, जो है जितने भी एरियाज़ में जो एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं रेलवेज़ को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने के लिए, तो उसको भी इसके अंदर देखने की बात की जा रही है। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि बाय 2030 तक तो हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी रेलवेज़ में, लेकिन प्लान ऐसा है कि हम शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं रेलवेज़ में, लेकिन आने वाले टाइम में वो रेवेन्यू जो है वो अपने आप जनरेट करना शुरू करेगी, क्योंकि हमारा मोटिव यही है प्रॉफिटेबल बनाना और एफिशिएंट बनाना। जब वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेगी जो है रेलवेज़, तो वो अपनी जो फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको खुद ही पूरा कर पाएगी। एक तरह से सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ रिलायंट बन जाएगी हमारी इंडियन रेलवेज़, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल रेल प्लान है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने बोला है कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल चाह रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो है नोटिफिकेशन निकाली है और कमेंट्स मांगे हैं पब्लिक से कि इसके बारे में आपकी अगर कोई राय है तो हमारे साथ शेयर करो। तो नोटिफिकेशन कह क्या रही है कि E20 इथेनॉल मतलब 20% जो अगर पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग करने वाले जो व्हीकल्स हैं, जो व्हीकल्स उस पर चल सकते हैं, उनको डेवलप करने की बात कर रही है ये नोटिफिकेशन। उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स की जो एमिशन होती है वो कम हो जाती है अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल कर दें, ठीक है। जब 20% हम अब हमारा अगर 100 लीटर का हमारा फ्यूल है, उसके अंदर 80 लीटर जो होगा वो फ्यूल होगा और 20 लीटर जो है वो एक तरह से एथेनॉल होगा। तो हमारा जब फ्यूल कम यूज़ होगा तो हमारा इम्पोर्ट बिल भी कम आएगा, ठीक है। हमारे को इम्पोर्ट भी कम करना पड़ेगा। अब जो होता है जो व्हीकल्स हैं जिनको कहा गया है कि E20 कंप्लाइंट व्हीकल बनाने की बात की गई है, तो उनको कहा गया है कि आप जो है व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल स्टिकर जो है अपने व्हीकल पर लगा सकें, ताकि जब वो पेट्रोल पंप पर जाए, जो भी कस्टमर है जिसके पास वो E20 कंप्लाइंट व्हीकल है, तो उसको जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें कि इसकी व्हीकल में हम E20 पेट्रोल डाल सकते हैं, ठीक है। अब इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल है एक एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल। एनहाइड्रस क्या होता है? मतलब समथिंग दैट डज नॉट कंटेन वाटर, ठीक है। तो मतलब कम वाटर होता है उसमें। इथाइल अल्कोहल है ये। इसका फॉर्मूला नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिवाइज दिस और इवन रिमेंबर दिस। तो वो बनता किस किस से है? शुगर केन, मेज़, व्हीट एट्सेट्रा, ठीक है। जिस भी क्रॉप में हाई स्टार्च कंटेंट है उससे हम बेसिकली जो है इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल को बना सकते हैं। तो अब हाई स्टार्च कंटेंट और किस क्रॉप में हो सकता है? राइस में भी होता है हाई स्टार्च कंटेंट, तो राइस का जो हस्क होता है उससे भी हम जो है इथेनॉल बना सकते हैं। इवन सम फॉर्म ऑफ मिलेट्स लाइक पर्ल मिलेट्स, उससे भी हम बना सकते हैं।
तो जिसमें भी मतलब स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होगा, उससे हम एथेनॉल को बना सकते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वायबल कौन सा देखा गया है? शुगर केन जो मोलासिस होते हैं, जो गन्ने की जब खेती की जाती है उसके बाद बच जाता है, जो उनका उसके मोलासिस बच जाते हैं, उसकी फर्मेंटेशन करके इथेनॉल को बनाया जाता है। जो शुगर मिल्स हैं खासकर, वो इथेनॉल जो है, वो जो लेफ्ट ओवर अपना जो उनके मोलासिस बचते हैं उससे एथेनॉल बनाकर जो है पेट्रोलियम कंपनीज को बेचती हैं, ठीक है। तो वो एक उनके लिए रेवेन्यू सोर्स भी हो जाता है। तो इथेनॉल का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। इससे क्या होता है, फ़र्क पड़ता है कि जो इंजन में जो फ्यूल जाता है वो ठीक से बर्न हो पाता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन आप किसी भी चीज़ में आप ऑक्सीजन डालोगे तो जो बर्निंग है वो कंप्लीट बर्निंग हो पाती है, ठीक है। तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल में जिसमें ऑक्सीजन होता है, जब वो फ्यूल में जाता है तो उसकी वजह से जो हमारा इंजन है वो ठीक तरीके से फ्यूल को बर्न कर पाता है। और जब वो अच्छी तरह से फ्यूल को बर्न कर देता है तो हमारी एमिशंस कम होती हैं। तो हमारे, और एक तो दो चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है, एक तो फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो गया, दूसरा हमारी एमिशंस भी कम हुई। तो इन्वायरमेंट के पोल्यूशन भी कम होता है और हमारे फ्यूल की जो बर्निंग है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से हो पाती है। तो हमारा जो इंजन है, जो हमारा व्हीकल का इंजन है, वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। इथेनॉल को हम रीन्यूएबल फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इथेनॉल जो है हमारे, देखो आप, शुगर केन, मेज़, व्हीट, इन सब जो हमारे जो प्लांट्स हैं इनसे ही बन रहा है, प्लांट के प्रोडक्ट से ही बन रहा है। तो प्लांट के प्रोडक्ट्स कहाँ से बने हैं? पावर ऑफ द सन से, जो है वो एनर्जी लेके बनाए गए हैं। तो इट्स अ रीन्यूएबल फ्यूल, इथेनॉल इज़ अ रीन्यूएबल फ्यूल। जब तक प्लांट्स हैं, मतलब जब तक सन है तब तक हम प्लांट्स उगा सकते हैं, जब तक प्लांट्स हम उगा सकते हैं तब तक हम एथेनॉल बना सकते हैं। तो एक तरह से ये रीन्यूएबल फ्यूल है। अब एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, ये 2003 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में उसको की जा सके और हम अपने इंडिया में इस टेक्निक को बढ़ा सकें, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल, शुरू में तो जो सिर्फ थी 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग करते थे पेट्रोल में। और 2006 की बात है, 2006 में कहा गया था कि सारे जितने भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है उसको बेचना पड़ेगा। और 20 स्टेट्स और 4 यूटीज़ में 1 नवंबर 2006 से ये लागू किया गया, ठीक है। अब 2019 में, 1 अप्रैल 2019 से पूरे इंडिया में 10% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है उसको बेचना शुरू किया गया। और सिर्फ एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, इनको दो जगह को छोड़ के अराउंड दी कंट्री जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बेच रही हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि 2030 तक हम इस ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को में हम एथेनॉल का शेयर 20% कर दें। इट्स अ वेरी बिग टारगेट बट ऑफ कोर्स इट इज़ अचीवेबल। तो हमने इसके देखे हैं बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं, इन्वायरमेंट में बेनिफिट्स कितने हैं। दूसरा, आप ये देखो कि क्योंकि शुगर केन मोलासिस से हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो शुगर जो केन फार्मर्स जो हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, शुगर मिल्स का भी फ़ायदा हो जाएगा, जो कि एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स में से ही जो है एथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो एनीवे उनका वेस्ट ही जाता है और उसका उनको कुछ मिलता भी नहीं, बट अगर वो उसको एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे तो उनको अच्छी कमाई हो सकती है, ठीक है। तो एक तरह से सस्टेनेबल सोल्यूशन है हमारे इन्वायरमेंट का भी, और इकोनॉमिक सोल्यूशन भी एक अच्छा है एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है द ग्रेट कंजंक्शन। या आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी भी फॉलो करते हैं वो भी उन बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे कि सैटर्न और जुपिटर, ये दो प्लैनेट जो हैं वो अभी क्लोजली अलाइन होने वाले हैं हमारे विंटर सॉल्स्टाइस पे, मतलब दिसंबर 21 की रात को 11:50 पर इंडिया में दिखने वाला है ये एक फिनोमिना, जिसमें क्या होगा कि सैटर्न और जुपिटर बिल्कुल पास आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ अ डिग्री जो है वो इतने क्लोज आ जाएंगे। तो ये ऐसा 20 साल बाद हो रहा है बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। तो इसको आप प्लीज़ आप भी देखना ज़रूर। आप इसको बिना किसी आप इक्विपमेंट के आराम से देख सकते हो। इट वुड लुक लाइक 2 स्टार्स मीटिंग, बट बड़े स्टार्स आपको लगेंगे तो वो दोनों सैटर्न एंड जुपिटर है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको दिखेंगे रात को ये। तो अगर आपका स्काई क्लियर है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इस फिनोमेना को, इस इवेंट को हम क्रिसमस स्टार भी कहते हैं, क्योंकि क्रिसमस के आसपास आ रही है ये और 20 साल में एक बार आती है। तो बहुत ही
जो है अब ये 400 ईयर्स लिखा है जो, वो ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो है इतनी क्लोज जो है, हर बार क्लोज तो आते हैं बट इतनी ज़्यादा क्लोज, 1/10 ऑफ अ डिग्री की जितनी क्लोज जो है वो 400 साल बाद आ रही है। और 800 साल बाद ये इवेंट क्या हो रही है, रात में हो रही है। ठीक है, कि पहले क्या होता था कि ये दिन में जनरली इवेंट होती थी, लेकिन हमारे मतलब अर्थ पर ये पहली बार मतलब 800 साल बाद, ऑलमोस्ट 1226 जो एडी हमारा टाइम था उसके बाद अब पीरियड ये आ रहा है, 800 साल बाद ये पीरियड आ रहा है कि रात को ये हमको फिनोमेना देखने को मिलेगा। और अराउंड द वर्ल्ड जो है वो ये रात को देखने को मिल रहा है फिनोमेना। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया 11:50 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो आप इसको देख सकते हो। अब इसको ग्रेट कंजंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं ये इतने बड़े हैं, दे आर सो ग्रेट कि इनका हमने इन दोनों की मीटिंग को ही हमने एक तरह से ग्रेट कंजंक्शन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली वैसे हर 20 साल में होती है। तो ये होता क्यों है, ये इवेंट देखते हैं कि जुपिटर जो है उसको सन के अराउंड रिवॉल्व होने में 12 साल लगते हैं। ठीक है, 12 साल अर्थ के जो 12 साल हैं वो जुपिटर को लगते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व होने में। लेकिन सैटर्न जो है वो थोड़ा दूर है सन से, और उसकी जो सन की भी ग्रेविटेशन उसके तक उससे उससे जो है जो एज़ कम्पेयर टू जुपिटर जो है वो सैटर्न के ऊपर थोड़ी कम लगती है, और थोड़ा दूर भी है सैटर्न, तो उसको 30 साल लगते हैं जुपिटर सन के अराउंड रिवॉल्व होने में। तो बाय द टाइम जितनी स्लो जो है सैटर्न, एक तरह से सोचो कि आप ये सोचो कि एक स्लो रनर है, धीरे 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 भाग रहा है, बट जो जुपिटर है वो तेज़ भाग रहा है। तो जुपिटर जब तक अपना दूसरा चक्कर लगा के मतलब सैटर्न के पास आता है, तब जो ये इवेंट होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेट कंजंक्शन। तो मतलब एक तरह से 20 साल बाद ये ऐसा टाइम आता है कि जुपिटर तो पहले ही बहुत तेज़ भाग गया है और सैटर्न स्लो स्लो भाग रहा है। तो जुपिटर जब दूसरा चक्कर लगाने के लिए आएगा और सैटर्न का पहला ही चक्कर चल रहा होगा, जो है वो जब यहाँ पर मीट करेगा जुपिटर उसको, तो ये इवेंट जो है इसको हम कहते हैं ग्रेट कंजंक्शन, जो हर 20 साल बाद होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इस बार ये 21 दिसंबर को हो रही है, और 4 सेंचुरीज़ के बाद जो है इतनी ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं ये दोनों प्लैनेट्स। और जैसा मैंने आपको बोला कि 800 साल बाद ये इवेंट जो है वो रात को हो रही है। इससे पहले रात को कभी नहीं हुई है, 800 साल में पहली बार हो रही है। तो 1/10 ऑफ अ डिग्री जो है वो इतने क्लोज आपको दिखेंगे तो अर्थ से। तो प्लीज़ डू वॉच इट। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अब देखो 800 साल बाद आप देखने को मिलेगी आपको ये इवेंट ऑलमोस्ट, तो इसको ज़रूर देखना। चलो एनीवेज, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। अभी रिसेंटली ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई है, जिसमें इंडिया को 111 रैंक पर रखा गया है 162 कंट्रीज़ में से। ठीक है, अब ये निकालता कौन है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स? काटो इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, ये दोनों जो हैं इन्होंने डेटा निकाला है 2008 से 2018 का, और उसके बेसिस पर 76 इंडिकेटर्स में पर्सनल, सिविक या इकोनॉमिक फ्रीडम, बहुत सारे ऐसे 76 इंडिकेटर्स हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दैम ऑल, बट हाँ इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे इंडिया का जो है जो रैंकिंग दी है 111 दी गई है। और ओवरऑल स्कोर इंडिया का कितना बन रहा है 6.43, और वर्ल्ड एवरेज स्कोर जो है वो 6.93 है। तो इंडिया इज़ अ लिटिल बिलो वर्ल्ड एवरेज। तो ये स्कोर जो है उसकी वजह से इंडिया जो है 111th रैंक पर आया ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। न्यूजीलैंड जो है वो वर्ल्ड इसमें ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर आया है। वर्स्ट परफॉर्मर इसमें कौन है? वेनेजुएला। और सेकंड वर्स्ट परफॉर्मर कौन है? सूडान। और थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर है सीरिया। ठीक है, चाइना का इसमें रैंक 129th है, बांग्लादेश का 139, पाकिस्तान का 140 रैंक है। हाईएस्ट लेवल्स ऑफ फ्रीडम कहाँ पर ऑब्जर्व की गई हैं? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, कनाडा और यूएस में सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लेवल्स ऑफ फ्रीडम जो है वो ऑब्जर्व की गई हैं। ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, ये तो गेस कर सकते हो, वेस्टर्न यूरोप में और ईस्ट एशिया में भी। ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज़ हैं? जैसे ये सिंगापुर और ये सब जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर खासकर जो है जापान, आई मीन मोस्टली इस एरिया में जापान, ताइवान और जो ये हाँ फिलीपींस को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, बट हाँ सिंगापुर और जापान और ये ताइवान, इन कंट्रीज़ में जो है, इवन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी और इसमें इस एरिया में जो है हाईएस्ट लेवल्स ऑफ फ्रीडम को ऑब्जर्व किया गया। लोएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम कहाँ पर ऑब्जर्व की गई है? मिडल ईस्ट, आपको पता ही है,
वहाँ पर कितने बुरे हाल चलते हैं, मतलब क्योंकि वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है हमारा, यहाँ पर हमेशा वॉर्स चलती रहती हैं, टेररिज्म का खतरा रहता है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का खतरा रहता है, तो वहाँ पर ह्यूमन जो लेवल ऑफ फ्रीडम है वो कम ही रहेगा, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स वो हमेशा कम ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो नॉर्थ अफ्रीका में भी हम ऐसे ही सिचुएशन है, सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया जो हमारा रीजन है, यहाँ पर भी फ्रीडम जो इंडेक्स है उसकी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो वर्ल्ड एवरेज है 6.93, इंडिया इज़ परफॉर्मिंग एट 6.43 जो है स्कोर इंडिया का, तो इंडिया का जो रैंक है इसलिए 111 बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसके ऊपर आप एमसीक्यूज़ कर लेना, जो है एडिटोरियल्स पढ़ लेना। इसमें एक एडिटोरियल है गारंटेड एमएसपी, इस एडिटोरियल को मैं चाहूँगा सारे पढ़ना और ध्यान से इस एडिटोरियल को पढ़ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर हैविंग डिफरेंट व्यूज़ अबाउट फार्म प्रोटेस्ट। प्लीज़ डू रीड दिस विद अ रैशनल माइंड, ऑब्जेक्टिविटी के साथ पढ़ना, कोई भी पार्शियल अप्रोच नहीं रखना इसको। नॉर्मल एक आप एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना, और प्लीज़ अपने कमेंट्स जो है वो शेयर करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। टुमारो इज संडे, वील मीट ऑन मंडे। Until then, goodbye and take care.